रियल इंसाइट्स, रियल लीडरशिप, हेल्थ एजुकेशन एंड सर्विस पर गहराई से बातचीत। श्री बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एंड कॉलेज कैसे बनती है ट्रस्ट का नाम, जानिए सीधे ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक से। ओनली ऑन द आर.के. गांधी टॉक शो, शनिवार रात 7:30 बजे एवं रविवार सुबह 9:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर। हर एक पॉडकास्ट में एक नई कहानी होती है और उस कहानी को जानकर समझकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कारवां किस तरह से चला और क्या मुकाम उसने हासिल किया। कुछ पंक्तियां हैं आज के आर.के. गांधी पॉडकास्ट शो में और मैं उन पंक्तियों को यहां पर रखना चाहूंगा। ईंट ईंट में बसी कहानी, सपना एक सुहाना था, स्वस्थ समाज के निर्माण का दीप किसी ने जलाना था, उस सपने को आकार दिया कर्म पथ पर चलकर ही, बालाजी संस्थान को ऊंचा किया सेवा को पलकर ही। इसकी अगली लाइनें हैं, आज खड़ा है वह यह संस्थान मानो उजियारे का धाम, हर विद्यार्थी हर चिकित्सक करता उनका गुणगान, नेतृत्व निष्ठा और सद्भाव का सुंदर सा प्रतिरूप देवेंद्र नायक जैसे व्यक्तित्व से ही संभव हुआ ये स्वरूप। सेवा का दीप जलाकर जो हर दिल में आशा जगाए, ज्ञान चिकित्सा के पथ के सच्चे मार्गदर्शक देवेंद्र नायक आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो श्री बालाजी हॉस्पिटल और कॉलेज के चेयरमैन हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, अगर इस जर्नी की बात करूं तो इस जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई और क्या क्या चुनौतियां रही आपके सामने? देखिए, इस जर्नी की शुरुआत जो है ये तो जो हुआ है ये 2004 से हुआ। मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2004 में आया। उससे पहले मैं किंग कॉलेज लंदन में था और दुनिया के बेस्ट सेंटर में था। किंग कॉलेज लंदन जो है वो हेल्थ में बेस्ट सेंटर था। तो चूंकि छत्तीसगढ़ वासी हूँ और छत्तीसगढ़ में आना था करके मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आया और ये 4 अक्टूबर 2004 को मैं रायपुर आया और तब से इसकी शुरुआत हुई है। आज तकरीबन जो है वो 21 साल हो चुके हैं और 21 साल में कंटिन्यूअस इसकी जर्नी चलती रही है। तो शुरुआत तो मैंने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, फिर 6 डॉक्टरों ने मिलकर फिर हॉस्पिटल बनाया, फिर उसके बाद इसको मैंने 150 बेड का हॉस्पिटल बनाया 2009 में। और उस समय भी 150 बेड का हॉस्पिटल काफी बड़ा होता था और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए। आज ये जो है ये 1500 बेड का हॉस्पिटल है, जो कि मध्य भारत का सबसे बड़ा जो है ये हॉस्पिटल है। साथ साथ मेडिकल कॉलेज हो गए, इसके अलावा 2 अपने और हॉस्पिटल हैं, एक रायगढ़ में है 300 बेड का और उसके अलावा जोरा में है 200 बेड का। तो टोटल 2000 बेड का ये हॉस्पिटल हो गया, जो कि मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप है। यदि हम और बात करें तो मेडिकल कॉलेज आया, डेंटल कॉलेज आया। मेडिकल कॉलेज में 250 सीट आई बच्चों की। डेंटल कॉलेज आया, यहाँ पीजी में 96 सीट आई हैं। इसके अलावा हमारे 2 नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है। तो ऐसा करके 3600 लोगों की रोजी रोटी और परिवार जो है वो बालाजी ग्रुप से चलता है। और यही हमारे लिए सबसे संतुष्टि का विषय है कि आज 2600 लोगों का परिवार जो है ये बालाजी ग्रुप से चलता है। तो ये एक अचीवमेंट है और तकरीबन मेडिकल एम्पायर माना जाता है इस संस्थान को, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा किस वजह से आपने हेल्थ केयर सेक्टर को ही चुना, इसके पीछे की वजहों को समझे। अच्छा, ये हेल्थ केयर सेक्टर का तो ये है, ये बचपन से था। मैंने मेरे को यदि इसका श्रेय यदि पूरा दिया जाए तो मेरे माता पिता को था। नहीं, आप बचपन में डॉक्टर खेलते थे क्या? हाँ, मैं ऐसा है कि जो है एक क्या हुआ, पापा जो थे शुरू से इंजीनियरिंग फील्ड में थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे। तो फील्ड वर्क बहुत होता था। तो मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि बच्चा ऐसी जगह जाए जहां पे कम से कम, धूप में बहुत जाना होता था पिताजी का और खड़े धूप में काम करना होता था क्योंकि डैम बनाते थे, तो खड़ी धूप में काम करते थे। फिर उसके बाद घर से बहुत ज्यादा बाहर रहना पड़ता था। जैसे हम लोग गंगरेल में थे, सोंडूर का जो डैम है वहां पे थे, तो मंडे को जाते, सैटरडे को आते और फिर पूरा इतना ज्यादा। तो उनकी जो है, और फिर कभी भी इमरजेंसी हो जाती, कहीं भी जाना होता कहीं भी बाहर में, तो फोन आ जाता कि नहीं भाई आना है, ये इमरजेंसी हो गई। तो मेरी मम्मी ने हमेशा चाहा कि भाई मेरा बेटा जो है वो ऐसी फील्ड में जाए जहां पे कम से कम ये है कि थोड़ा सा वो छांव में काम करे, थोड़ा बैठ के काम करे
और एक अपनी लाइफ हो। तो शायद उन्होंने अपने दिमाग में डाला, तो बोलते हैं कि मैंने बताते हैं कि बचपन में मैं भगवान के सामने खड़ा होकर बोलता था कि भगवान मेरे को डॉक्टर बना दो। तो ये वहां से शुरुआत हुई है जी। लेकिन एक शब्द आपका पीछा नहीं छोड़ा, बचपन में इमरजेंसी और फिर अभी इमरजेंसी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो लाइफ है ना, ये लाइफ है, ये हर फील्ड में इमरजेंसी होती है ना। तो ये ऐसी चीज है। तो अगर इस हॉस्पिटल को समझे, किस विशेष क्षेत्रों के लिए ये जाना जाए, अगर इस संस्थान को अगर जाना जाए? देखिए, मेरा हमेशा से, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं आम जनता को पूरी तरह समझता हूं, और फादर सर्विस में आए, लेकिन मेरी जितनी जो नाते रिश्तेदार और जितने भी हैं, और मैंने मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई, धमतरी से हुई, मैंने ये क्षेत्र को पूरा जाना। तो एक चीज मैं ये चीज समझा कि यहाँ 80 to 90% लोग ऐसे हैं कि यदि जिनको इलाज के लिए यदि 50,000 से ज्यादा खर्चे के लिए यदि हम बोले, तो उनको या तो घर खेत खलियान बेचना पड़ेगा या तो कर्जा लेना पड़ेगा। और ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, ये अभी भी है, अभी भी है। क्योंकि क्या है, हेल्थ जो होता है वो लोगों के लिए इमरजेंसी होता है। हेल्थ के लिए कोई भी आदमी पैसा बचा के नहीं रखता। यदि उसको आज माल जाना है या दूसरे शहर में जाना है तो उसका एक बजट बना के रखता है। बट हेल्थ ऐसी चीज होती है जो हमेशा इमरजेंसी होती है, और लोगों को मालूम भी नहीं रहता ये कब आता है, और कोई लोग इंश्योरेंस करा के भी नहीं रखते। इनफैक्ट बड़े बड़े लोग या कोई भी है, या एजुकेटेड लोग भी इंश्योरेंस करा के नहीं रखते। तो हेल्थ एक हमेशा इमरजेंसी रहती है। तो मैंने इस फील्ड को समझा, मैं यहाँ के लोगों को समझा, और दूसरा मैंने ये चीज देखा कि ठीक है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, बट अभी भी हम जो है हेल्थ केयर में यदि पॉपुलेशन वाइज देखें तो बहुत पीछे हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल की जरूरत है कि जहां पे कि एक बहुत ही मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एक बहुत अच्छे रेट पे और जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, क्वालिटी केयर वाला ट्रीटमेंट है वो मिले। तो बालाजी हॉस्पिटल जो जाना चाहता है वो इसीलिए क्योंकि बहुत इकोनॉमी है कि यहाँ पे जैसे ओपीडी हम तो कुछ भी 100 रुपए 500 रुपए लेते हैं साल भर के लिए। एक बार आए तो बार बार वो ना करे कि ताकि जेब पे जोर ना पड़े। जांचों की दर हमने आधा कर दिया। हमने क्वालिटी केयर को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए 350 बेड का आईसीयू बनाया और उसको पूरा आयुष्मान से कर दिया कि जिसमें कि लोगों को पैसा न लगे। तो ये जाना क्योंकि यहाँ देखते थे, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है टर्सरी केयर हॉस्पिटल होने के कारण में अधिकतर सीरियस पेशेंट आते हैं जो अधिकतर या तो लंबी बीमारियों से रहते हैं, या यदि रायगढ़ का आएगा या जसपुर का आएगा या अंबिकापुर का आएगा, वो वहां पे 15-20 दिन इलाज कर लेता है। जब वेंटिलेटर डायलिसिस की जरूरत होती है या आईसीयू की जरूरत होती है तब शिफ्ट होता है, और इलाज बहुत महंगा होता है, 2.5-3 लाख 5-5 लाख बिल बनता है। तो उसको कैसे कट शॉर्ट करें, तो उसका हमने ये एक तरीका निकाला कि भाई आप बेड की संख्या बढ़ा दीजिए, आप प्राइवेट वार्ड की जगह पे आईसीयू पे फोकस कीजिए, जनरल वार्ड को फोकस कीजिए, प्राइवेट वार्ड रखिए जो है वो, लेकिन मेन प्रायोरिटी जो है आप उस पे फोकस कीजिए। जैसे आज भी हमारे हॉस्पिटल में यदि ये 1500 बेडेड हॉस्पिटल है तो 130 ही प्राइवेट वार्ड है। बाकी हमने जैसे 350 आईसीयू रखा और वैसे ही डॉक्टर्स रखे, स्पेशलिटी रखी, उतनी क्वालिटी दिया। तो और ये जो चीज है बालाजी हॉस्पिटल जो जाना जाएगा और जाना जाता है, उसका मेन यही है कि हम क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम केयर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम डॉक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन हम जो है वो आपको बहुत ही रियायती दर पे और बहुत अच्छे दर पे हमने यहाँ पे सुविधा देते हैं। तो और मेडिकल कॉलेज खोलने का कारण भी यही था कि मेडिकल कॉलेज के बच्चों से जो अर्निंग होगी उसको हमको हॉस्पिटल में लगाना है ताकि आम लोगों को फायदा हो। होता यह है अमूमन कि भारत में जो छात्र विदेश निकलते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए, वो वही ठहर जाते हैं, और पूरे विश्व में भारतीय छात्रों का डंका भी है जो आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े देशों में आज भी सेवाएं दे रहे हैं। आपको नहीं लगा कि आपको भी सेटल हो जाना चाहिए? कहां लंदन से आकर फिर आप छत्तीसगढ़? ये 2 दिन की बात है जब यहाँ मेडिकल साइंस तो बहुत ही कम था, मतलब उतना आज जो कंडीशन देखते हैं वैसे उतना एडवांस नहीं था। और उस समय मैं किंग कॉलेज लंदन में था जो दुनिया का बेस्ट सेंटर होता है, वो भी लीवर ट्रांसप्लांट में, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वहां पे सेटल होता। लेकिन जो है छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, जो रिश्तेदारी है, जो यहाँ का जो माता पिता का दिया हुआ संस्कार है और जो समाज ने जो और एक पहचान दी है, तो उसने यहाँ पे खींच लाया। और मैं सोचता हूँ कि काफी अच्छा होता है। कि कहाँ ये इतनी लग्जरी लाइफ, एडवांस विकसित देश।
नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शुरू से ही ये था कि डॉक्टर बन के, देखिए डॉक्टर दो तरीके के होते हैं। एक वो होता है जो मरीज आता है तो देखता है कि यार इससे कितना पैसा मिलेगा, और दूसरा ये देखता है कि यार मरीज को ठीक करना है चाहे जैसा भी हो। तो देखिए क्या है ना, शुरू से जो संस्कार मिले वो यही मिले कि डॉक्टर बनना है तो सेवा करना है, पैसा नहीं कमाना। पैसा नहीं कमाना, पैसा पीछे पीछे आता है। देखिए फाइनेंसेस के बगैर तो कुछ भी चीज नहीं चलती, लेकिन क्या है कि आपके पीछे पीछे आएगा, आप नाम कमाओ, आप लोगों की सेवा करो, आप लोगों को ईमानदारी रखो। एक जो सबसे बड़ी वर्ड जो बताया कि लालच मत रखो। तो एक चीज है, दुनिया का ये रूल है, आप जिसके पीछे भागोगे उतना उसको भगाएगा, और जिसको छोड़ोगे तो छोड़ेगा। लंदन में मैं वहां पे तकरीबन जो है मैं 10 महीने रहा, मेरा ऑब्जर्वरशिप था वहां पे। उससे पहले मैं संजय गांधी पीजीआई एसजी पीजीआई में मैंने सुपर स्पेशलिटी किया था, गैस्ट्रो सर्जरी एंड लीवर ट्रांसप्लांट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में। तो वहां मैं 10 महीने रहा। लंदन जाकर आपको क्या महसूस हुआ, भारत और यूके में जो? देखिए क्या होता है ना, ये यूरोप हो गया या हम यूके बोले या यूएसए बोले, ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड, और हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री है, और दूसरा यहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो देखिए डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है आपका प्रिवेंशन का। तो वहां पर हम यहाँ पे डिसीज को ट्रीट करते हैं, बीमारी को ट्रीट करते हैं। वहां पे उनकी थिंकिंग ये है कि बीमारी कैसे ना हो पाए उसको ट्रीट करो, मतलब प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वो हेल्थ के ऊपर, इंडिविजुअल पे या सोसाइटी लेवल पे, वो सैनिटेशन के ऊपर कि कैसे वहां पे सैनिटेशन हो, वो अपनी जो है कॉलोनीज के ऊपर, और उनका जो है कम्युनिकेबल डिसीज को प्रिवेंशन के ऊपर ये बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका अधिकतर बजट जो रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री में हमारा जीडीपी का 1.8 ही जाता है हेल्थ में, जबकि वहां पे हेल्थ में जो है वो 11 से 12% जीडीपी जाता है। तो बहुत डिफरेंस है, और उनका मेन जो जाता है वो जाता है प्रिवेंशन में, कम्युनिटी लेवल ट्रीटमेंट का, कि ताकि वहां पे ना हो। जैसे यहाँ हम मलेरिया, अभी भी मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, पीलिया, इनसे जूझ रहे हैं। ये हमारे पास कभी भी होती है, जैसे पानी में प्रॉब्लम हुआ तो ग्रुप में हो जाती है, उस समय सीजन ऐसी चलता है, कोल्ड कफ का चलता है। लेकिन वहां पर उन्होंने उस चीज को किया है कि भाई किसी को हो तो उसको आइसोलेट कर दो, जिससे कि लोगों को ना हो, और क्यों हो रहा है उसको जड़ से खत्म करो। तो ये चेंजेस मैंने डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में देखा, क्योंकि उसका रीजन है कि वहां पे पॉपुलेशन कम है, बजट ज्यादा है, तो वो उसको वहां पे होने ही नहीं देते हैं। दूसरा, यदि होता भी है तो स्क्रीनिंग सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग है कि प्राइमरी से आपको सेकेंडरी में जाना है। हाँ, इससे पेशेंट जो है वहां पे खर्चीला हो जाता है, बट ये है कि उनके पास में जीडीपी भी ज्यादा रहता है और हेल्थ के लिए ज्यादा रहता है। तो डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में ये डिफरेंस होता है। लेकिन आपके मन स्थिति में लंदन पहुंचने के बाद ऐसा कभी भटकाव की स्थिति नहीं बनी? ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं रहा। मैं वहां पे गया भी था तो रेशियो अगर देखा जाए तो अधिकतर छात्र जो निकलते हैं इस देश से, जो क्रीमी लेयर है, वो ठहर जाते हैं। बिल्कुल। और मेरी जो ब्रांच थी उस समय पूरे इंडिया में 2 सीट हुआ करती थी, और लंदन तो उस समय साल भर में एक ही इंडिया का आदमी पहुंचता था। और लेकिन मैं वहां पे जो गया तो मनोस्थिति एकदम साफ थी कि सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही जाना है, वापस आना है। आपके बैच के जो आपके सहपाठी रहे होंगे, उन्होंने तो कहा होगा कहाँ जा रहे हो, चलो साथ में इधर ही कैरियर बनाते हैं, कुछ ऐसी बातचीत तो हुई होगी? बिल्कुल बिल्कुल। वहां जो प्रोफेसर आईजी बेंजामिन थे, उन्होंने बोला भी कि आप यहाँ पे रुक जाइए, हम आपको यहीं पे स्कोप देंगे, और काफी अच्छा है आपका डेडिकेशन और वर्क जो है, हार्ड वर्क जो है, तो और इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी है, तो आप यहीं पे रुक जाइए। लेकिन वही रहा कि नहीं, अब छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना है और यहीं पे कुछ करना है, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां रह के आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कर सकते हैं, बट वहां पे आपको नाम नहीं मिलता। वहां लाइफ अच्छी मिलती है, तो बस वो है, बताया ना, शुरू से ही नाम के पीछे ही गया, तो नाम के कारण जो है वो यहाँ पे खिंचावट हुई। आपको नहीं लगता कि मेट्रो सिटी भी आप जा सकते थे? बिल्कुल, मेरे जितने भी हैं सब मेट्रो सिटी में है, क्योंकि क्या है, साल भर में 2 ही डॉक्टर बनते थे उस समय, जो गैस्ट्रो सर्जन जो बनते थे, 2000 की बात है। तो आज जितने लोग भी है, वो पी बालाचंद्रन है जो कि लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, बेस्ट लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन है इंडिया का। बहुत सारे जितने भी है मेरे फ्रेंड सर्कल में, आज जितने भी हैं सब हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे वहीं सेटल हुए हैं। दोस्तों से मदद मिलती है आज भी मिलती है, उन लोग आते हैं यहाँ पे, अच्छा लगता है। तो उनको देखते और आप अपने आप को देखते, कहाँ पाते हैं आप? देखिए सबकी अलग अलग अपनी एक लाइफ स्टाइल है। उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट में सीमित है। मेरी जो लाइफ है
वो अब इतनी ब्रॉड हो गई है कि मुझे आज हर ब्रांच का, चाहे वो गैस्ट्रो सर्जरी हो, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो, कार्डियोलॉजी हो, कार्डियोथोरेसिक हो, न्यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, प्लास्टिक सर्जरी हो, मेडिकल ऑन्को हो, सर्जिकल ऑन्को, सबको मेरे को देखना है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे चेयरमैन हो गया हूँ एक हॉस्पिटल का। तो देखिए वो तो कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि सेटिस्फैक्ट सबमिट नहीं होती, तो वो अपनी जगह पे सेटिस्फाइड है, मैं अपनी जगह पे सेटिस्फाइड हूँ। वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो मुझे लगता है आधी रात को भी कॉल आ जाता है। बिल्कुल। 2 बजे रात में भी आप फोन पिकअप कर ले तो ये आदत हो जाती है, जब आप इस फील्ड में रहते हैं ना, तो आपको आदत हो जाती है कि कब सोना है। तो जो है इसमें टाइम का, ये फील्ड जो है ना, मेडिकल फील्ड के बारे में बताऊंगा कि इसमें कोई एक्सक्यूज और सॉरी नहीं चलती। और इसमें हम 100 पेशेंट ठीक करने के बाद में ये नहीं बोल सकते कि यार 101 तो इसलिए ठीक नहीं किया कि 100 ठीक कर दिए, क्योंकि एक पेशेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें एक आदत हो जाती है, लाइफ वैसी एडजस्ट कर लेता है। जैसे 2 बजे कॉल आया, 2 बजे हॉस्पिटल आए, 2:30 बजे आप घर पहुंचे और 2:30 बजे फिर नींद आ जाती है 2 मिनट में। तो ये तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है और ये एडजस्ट होते हैं। मैंने देखा है कि आपने एक वर्क स्टाइल भी बना रखा है और उसी को आप फॉलो भी करते हैं। बिल्कुल। किस समय पे आपको एक्सरसाइज करना है, किस समय आपको ब्रेकफास्ट ले लेना है, कब राउंड पे निकलना है, तो आपने अपनी दिनचर्या फिक्स कर रखी है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मतलब अगर रात में भी फोन आ जाए तब भी आपकी दिनचर्या अप एंड डाउन नहीं होती है। मैं रात को एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा ट्रेनर आता है, वो चाहे 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो। मेरा मानना है कि हर आदमी को 24 घंटे में से 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए। जी, ये तो बॉडी के लिए हुआ, माइंड के लिए? माइंड तो अलग चीज है। माइंड का तो ऐसा है कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी जो है वो अलग थिंकिंग है। जैसे मैं नाम चाहते, हर कोई चाहता है नाम, लेकिन नाम, इज्जत, शोहरत आपके साथ में कभी नहीं रहती। ये ऐसी चीज है जो टेम्परेरी रहती है, जो कल किसी और की थी, आज किसी और की होगी, कल किसी और की हो जाएगी, जो गीता सर है ना। तो ये तो चीज, इसके लिए तो जाना ही नहीं है। सेटिस्फेक्शन और चाहत की कोई डेफिनेशन और लिमिट नहीं होती। तो देखिए माइंड में तो आपका ऐसा है कि डर किसी चीज की है नहीं, क्योंकि ये है कि यार कल के दिन कुछ भी होगा फिर से चालू कर लेंगे। तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री रहता हूं, मुस्कुराहट रहती है चेहरे में हमेशा, क्योंकि यदि मेरी मुस्कुराहट रहेगी तब तो पेशेंट ठीक होगा और टीम की भी मजबूती रहेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो चीज है जो आपको बिल्कुल अलग रखती है। इसमें सेटिस्फेक्शन काफी मिलता है। सेटिस्फेक्शन, पेशेंट ठीक होता है, जाता है, दुआ देके जाता है। आप हॉस्पिटल आते हो, 20-25 लोग आपके पांव छूते हैं, तो वो भी इस उम्र में, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बोलते हैं ये दुआओं का ही असर रहा कि इतना बड़ा साम्राज्य आपने खड़ा कर लिया। बिल्कुल। आपने जब पहली नींव डाली थी, आपने सोचा था कि इतना बड़ा साम्राज्य हेल्थ सेक्टर में आप खड़ा कर लेंगे? कभी नहीं थी कल्पना कि आज जो है 2000 बेड का हॉस्पिटल होगा और आने वाले समय में तो ये 3600 बेड का हॉस्पिटल होगा। अभी तो मतलब ये है कि मेडिकल कॉलेज की कल्पना की थी 2013 में, लेकिन वो भी 2021 में आएगा, मतलब जो है उसकी भी कल्पना नहीं थी। तो ये सब चीज जो है, ये बालाजी भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, जो समाज का अपनापन, प्यार, विश्वास जो दिया है, ये उसके कारण हुआ है। कई लोग बैड एलिमेंट्स भी होते हैं जो चुनौतियां खड़ी करते हैं, वो भी तो आपसे टकराए होंगे? बिल्कुल, वो भी टकराते हैं। तो सब है कि वो बैड एलिमेंट्स को आपको समझाना पड़ता है, या कुछ है तो थोड़ा लड़ना पड़ता है, लेकिन टेंशन नहीं लेते, क्योंकि क्या है, ये सब आने जाने का रहता है, समय का रहता है। देखिए हुआ ऐसा भारत में खास तौर पे कि पहले चिकित्सा क्षेत्र सेवा भाव के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसमें कुछ लोगों की मंशा में बदलाव हुआ, कुछ लोग इसको सेवा भाव से प्रॉफिटेबल सेक्टर के तौर पर देखने लगे। क्योंकि आप बाकी देशों में देखिए, एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 बड़े सेक्टर जिस पे बड़े स्तर पे काम होता है। भारत में लेकिन इन्हीं 2 बड़े सेक्टर में सिर्फ आज के समय में पैसा पैसा पैसा, ये पैसा बनाने वाला सेक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये यदि हम ना डेवलप कंट्री की बात करें तो बिल्कुल सही बोला कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों रिस्पांसिबिलिटी रहती है गवर्नमेंट की। आप यदि बात करें तो 1970 में 98% हॉस्पिटल्स जो है यूएसए में प्राइवेट सेक्टर के होते थे, और यदि हम 2020 की बात करें तो आज 50 साल की बात करें तो आज 2% हॉस्पिटल्स जो है वो सिर्फ जो है वो क्लिनिक ही हो गए हैं। बाकी 2% क्लिनिक और छोटे छोटे नर्सिंग होम है। बाकी 98% या तो गवर्नमेंट के हैं या तो इंश्योरेंस सेक्टर के हैं। तो ये जो है, तो ये जो आपका जो क्वेश्चन था कि ये आजकल जो पैसा पैसा और कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहे हैं,
तो ये बेसिकली क्या है, ये लोगों की नीड है। अब जो है ये 5 से 10% आज भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा फैसिलिटी चाहिए, है ना, उनको तो हमारा तो हम तो उसकी तरफ जाते ही नहीं है जो 5 से 10%। हमारा तो मेन फोकस जो 80 से 90% है जिनको जरूरत है, जिनको फैसिलिटी चाहिए, जिनको हेल्थ में फैसिलिटी चाहिए, ये हॉस्पिटल उनके लिए है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का। आपका ये कहना है कि ये गरीबों का हॉस्पिटल है? हाँ, मतलब गरीबों का तो नहीं बोलेंगे, एक मिडिल सेक्टर, मिडिल अपर क्लास, मिडिल लोअर क्लास, इसका हॉस्पिटल है। हमने वीआईपी पेशेंट भी रखे, जो 130 पेशेंट है जो सुपर वीआईपी रहते हैं उनको भी रखा हुआ है, बट मेन इसका फोकस जो है वो जो है मिडिल क्लास का है। और रही बात तो पैसा बनाने का, तो क्या हो गया है कि आजकल जो है ना इतना ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज जमीन रियायतों में थी, आज नॉर्मल रेट पे जमीन की रेट बढ़ गए हैं, बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है, आज ईएमआई बहुत लेना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत कॉस्टली हो चुके हैं। तो ये है कि तो सरकार ने खर्चा जीएसटी भी लगता कम ही है। किया अभी हाल फिलहाल में, बिल्कुल, अभी कोई खर्चा जीवन कम- रोधक जो हाँ, तो ये की भी मजबूरी होती है, डॉक्टरों की भी जो है चार्जेस बहुत, सैलरी बहुत ज्यादा हाइप हो गई है। लेकिन आप तो बहुत उसके कम कर देते हो चार्जेज में, कोई भी आता है रोता गाता है पैसे की कमी है तो आप तो सीधे कई बार माफ भी कर देते हो आप। हाँ, बिल्कुल, उसका ये है ना कि ये बड़ा हॉस्पिटल है और एक इसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया इस हॉस्पिटल को शुरू से ही कि हमको भी हमारा भी चले, हमारा भी ईएमआई चुक जाए, हमारी भी डॉक्टर की सैलरी निकले। तो एक नंबर ऑफ पेशेंट्स यदि आपके पास ज्यादा रहते हैं तो आप ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। जहां नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होते हैं, जैसे 200-250 बेड का ही हॉस्पिटल है, वहां पे चलाना मुश्किल होता है, तो वहां पे आप रियायतें ज्यादा नहीं कर सकते। मुश्किल खड़ी हुई आपके सामने? मुश्किल तो रहती है क्योंकि बैंक से लोन लेना पड़ता है, सब कुछ है, बट ये है कि इतना ज्यादा फ्लो है यहाँ पे पेशेंट, आज भी जैसे 1200-1300 पेशेंट है, तो कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपकी नीयत यदि अच्छी होती है ना तो जमाना जो है साथ साथ चलता है। जमाना साथ भी चला, दुआएं भी साथ हुई आपकी? दुआएं भी साथ रहती है, मुझे लगता है दुआओं का ज्यादा असर हुआ है ना, ये लोगों की। हाँ, मैं देखा लोगों भी है का कई अपना बार है। कि जो लोग ठीक होकर गए यहाँ से, बिल्कुल। उन्होंने काफी दुआएं दी, काफी पैसों को कभी आपने तरजीह नहीं दिया। बिल्कुल, और अपना ये है कि एक पेशेंट ठीक होकर जाता है तो जिंदगी भर वो 10 से 100 पेशेंट भेजता है कि भाई वहां मैं ठीक हुआ हूं, वहां अच्छा हुआ है। और आप पेशेंट ठीक कर दो और उसको पैसे से भी यदि आप उसको वो नहीं कर पाए, तो यहाँ हम जो है उसको ठीक भी करते हैं और फिर पैसे से भी सेटिस्फाइड करते हैं, तो एक वो चैन बनते रहता है। आज सुपर नेचुरल पावर पे भी आपकी विशेष आस्था है। बिल्कुल। जगह बालाजी की बिल्कुल। प्रतिमा भी है, बालाजी का मंदिर भी आपने बनाया, समय समय पर सत्संग भी होते रहते हैं। हाँ, ये इसका एक कहानी है। में तो यही सब होता है। मैं 2023 में, ये बात है 23 नवंबर 2023 की बात है, तो मैं वहां पे स्विम्स में, श्री वेंकटरमन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, ईआरसीपी और एंडोस्कोपिक ट्रेनिंग के लिए, एसजीपीजीआई में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। तो वहां पर हुआ ये कि थर्सडे को हमको जाना था तिरुपति और तिरुमला में 27 किलोमीटर का डिफरेंस है, तिरुमला ऊपर में है, तिरुपति नीचे में है। तो उस समय बाइक हुआ करती थी, तो हम लोग पहले सोचे बाइक से जाएंगे। तो हमने गुरुवार को जाना था, गुरुवार को नहीं गए, शुक्रवार को जाना था, नहीं गए, नहीं हो पाया, फिर शनिवार को बिजी हो गए, फिर संडे को ऐसा हुआ कि मैं खुद बाइक उठा के, मैं मेरा पार्टनर के साथ जाना था, तो मैंने उसको यही बोला कि डॉक्टर बाला को ही मैंने यही बोला कि मैं जा रहा हूं, मेरे को वहां पे जाना है। और मैं वहां पे 12:30 बजे बालाजी भगवान के सामने में दर्शन के लिए खड़े हुआ था, करीब 3.5 घंटे की लाइन के बाद में। और उसी समय रायगढ़ में जो मेरा बेटा है तेजस, जो है वो 15 मिनट के नॉर्मल पेन, मैंने नॉर्मल लेबर पेन के साथ में यहाँ इस धरती पे आया। और जबकि आने का तारीख था उसका 19 दिसंबर के बाद, जो ईडीडी बोलते हैं लास्ट डेट है, तो 19 दिसंबर के बाद, तो वो 23 दिन पहले आया और उसी समय आया। नहीं तो मेरी वाइफ यहाँ रायगढ़ में थी। हाँ, और मैं भगवान के सामने में था, यहाँ पे बच्चा आया, तो अब इसको कोइंसिडेंस बोले या इसको आस्था बोले या भगवान की कृपा बोले। तो उस दिन से मैं बालाजी भगवान को मानता हूं और बालाजी भगवान के नाम से जो भी चीज करता हूं तो वो सब सक्सेस होता है, अच्छा होता है। आज इसीलिए बालाजी भगवान ने हमारे हाथों से यहाँ पर 20,000 स्क्वायर फीट का 77 फीट ऊपर ऊंचा मंदिर जो है वो यहाँ पे बनवाया है रायपुर में। तो ये सब उनकी महिमा है। और या तो आप ऐसा बोले मेडिकल साइंस की विभाग में तो कोइंसिडेंस है। और ये क्षेत्र अब बालाजी
हॉस्पिटल और कॉलेज के लिए ही जाना जाता है। बिल्कुल। और ये क्षेत्र इसीलिए डेवलप भी हो पाया। मेरे पहले पानी की किल्लत भी थी इस साइड। पानी की किल्लत भी थी। जब हम आए थे यहाँ पे 2007 में, तो यहाँ पे बहुत ही, ये तो गांव होता था मुआ, और जमीन सस्ती होती है और अंदर में मिली, इसलिए यहाँ पे आए। और यहाँ आने के बाद में आज जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए जो नाम्स होते हैं 20 एकड़ का, वो भी हमने फुलफिल कर लिया। तो ये एरिया भी बालाजी के नाम से ही जाना जाता है। पानी की टंकी आई और फिर ओवरब्रिज बना, ये 3 चीज जो है उसके कारण ये एरिया बहुत डेवलप किया है। चलिए, टेक्नोलॉजी ने हॉस्पिटल प्रैक्टिस को कैसे बदल दिया है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, और क्योंकि आपके पास बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी का ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया अब। पहले, आज के दिन में पहले ये होता था कि बिना टेक्नोलॉजी के बहुत दिक्कत। मैं जब यहाँ 2004 में आया था तो मैं सीटी स्कैन पेट का बोलता था, तो लोगों को लगता था सिर्फ सीटी स्कैन जो है हेड का होता है। आज भी भ्रांति है, सीटी स्कैन को लेकर आज भी भ्रांति है। हाँ। तो जब मैं सीख के आया था वहां से, लखनऊ से, एसजीपीजीआई से, लंदन से, और उसके बाद मैं सीटी स्कैन पेट का बोलता था तो लोग समझ नहीं पाते थे। तो मेरे को बैठना पड़ता था 1-1, 2-2 घंटा पेट का सीटी करा के, और रेडियोलॉजिस्ट के साथ में फिर डिस्कस करना पड़ता था कि पैंक्रियाज की ये प्रॉब्लम है, तो लीवर की है, तो बाइल डक्ट की है, तो ये प्रॉब्लम है। तो टेक्नोलॉजी आज तो बहुत एडवांस हो गया। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गया है। अब तो ऐसा हो गया है कि रोबोटिक सर्जरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में प्रिसीजन होता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेन कम होता है, और उसके बाद फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा एडवांसमेंट हुआ वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हुआ है। रेडियोलॉजी में आज तो ऐसा हो गया है कि आपको कोई भी बीमारी जो है छुपी नहीं रहती है, आज तुरंत डायग्नोज हो जाता है। जैसे पेट दर्द होता है, अपन सीटी कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, मालूम चल जाती है, हाई रिजोल्यूशन सोनोग्राफी आ गया। सीटी कराते हैं, मालूम हो जाता है। पहले तो ये रहता था कि वो ट्यूमर रिसेक्ट होगा कि नहीं होगा, अब पहले ही मालूम हो जाता है कि भैया ये ट्यूमर ऑपरेबल है कि नहीं है। एंडोस्कोपी आ गई है पूरी पेट की, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई है। तो अभी तो बहुत एडवांस हो गया। अब तो इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि अब ये प्रिडिक्शन बेस्ड जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही कि ये आदमी को ये बता देगी कि भैया आपको कैंसर होने के चांसेस कितने हैं, आपको शुगर होने के चांसेस कितने हैं, आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस कितने हैं। तो ये सब चीजें भी आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत, इवन टेलीमेडिसिन आ गई है, तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। हॉस्पिटल सिर्फ मेडिकल ही नहीं बल्कि एक बड़ा मैनेजमेंट का भी काम है। आपकी नेतृत्व शैली कैसी है? मेरे को सही बताऊं तो मैंने कोई ना कोर्स किया है जो मैनेजमेंट में ना, हाँ, इसमें यही रहा कि जो परिवार है, मैंने एक काम किया कि मेरे करीब करीब यहाँ पे 150 से 200 जो गांव में है, हम लोग यहीं के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अगरिया कास्ट होता है। तो मेरे जितने रिश्तेदार हैं 150 से 200 गांव में, तो मैंने सबको यहाँ पे बुला लिया जो मेरे रिश्तेदार थे, जो जिनको नौकरी की जरूरत थी। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे 24 आवर्स जो है वो काम करते हैं, और धीरे धीरे सब मैनेजमेंट सीख लिए। जैसे कि मेरी वाइफ है, वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन का, मैनेजमेंट का, और ये जो 3600 लोगों का जो मैनेजमेंट है पूरा वो देख लेती है। जो ब्रदर इन लॉ है वो पूरा सीए है, तो पूरा फाइनेंसेस वो देख लेता है। वीरेंद्र पटेल है जो शुरू से मेरे साथ में है, मेरा भतीजा है, तो वो यहाँ का मैनेजमेंट का काम देख लेता है। भोजराम है, सिविल का काम देखता है। तो ऐसे ही करके शोभेन बिलिंग का काम देख लेता है। तो ये ऐसे करके मेरे पूरे परिवार के जितने लोग हैं वो सब लोग जो हैं वो यहाँ पे आ गए। और जो परिवार के नहीं थे, जैसे राम हो गया या हिमांशु बोले, तो ये लोग जो है ये परिवार के सदस्य बन गए और इन लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेते हैं। तो ये बेसिकली ये पूरा डिवाइडेड है और सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला हुआ है और एक परिवार जैसे है। तो इससे अच्छा मैनेजमेंट मैं सोचता हूं कि नहीं हो सकता है। जबरदस्त है कुल मिलाकर कहा जाए तो। बिल्कुल। और आपकी बेटर हाफ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। वो सबसे बेस्ट है। कोई ऐसा पड़ाव जब आपको लगा हो कि इतना बड़ा कारोबार बन गया, अब कॉलेज भी आपके पास आ गया, अब तो आप न्यू जनरेशन को भी देख रहे हैं, जेएनजी का जमाना है, तो जब कम्युनिकेशन होता है पुराने और नए में, तो क्या आप महसूस कर पाते हैं, क्या बदलाव आप देख पाते हैं? हाँ, बदलाव में ये हो गया है कि अब जो आ रहे हैं, जो जेएनजी वाले जो आ रहे हैं और स्टूडेंट जो आ रहे हैं, उनमें इंटेलिजेंसी बहुत है और लेकिन पेशेंस नहीं है। तो इंटेलिजेंसी काफी आई है। उसके बाद में इंटेलिजेंसी के साथ में उनको स्किल काफी आया हुआ है और सुविधाएं काफी मिली हुई है, लेकिन पेशेंस नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जो टाइम मैनेजमेंट पहले हुआ करता था वो नहीं है। जब बच्चों के बीच जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो पहला
सेंटेंस या पहला चैप्टर जिंदगी से संबंधित क्या आप उनको बताते हैं? मैं तो सबसे पहले उनको ये बोलता हूं कि आप जिस फील्ड में भी रहिए, आप बेस्ट ह्यूमन बीइंग रहिए, क्योंकि वही आदमी तरक्की करेगा जो बेस्ट ह्यूमन बीइंग होगा। और दूसरा ये है कि आप जो है, ये प्रोफेशन जो है, ये आपको सिर्फ देना सिखाता है, लेना नहीं सिखाता, क्योंकि आपके पास जो भी आएगा वो दुख दर्द में आएगा। और तीसरा, इस प्रोफेशन में कोई भी ना एक्सक्यूज होता है ना सॉरी होता है। इसमें आप 1000 केस सही कर दो, यदि एक भी केस गलत होता है तो डिफेम होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये लाइफ और डेथ से जुड़ा हुआ होता है। ये प्रोफेशन बिल्कुल जो है एयर फ्लाइट सिस्टम वाला है, कि जिसमें यदि सब सही चलता है तो सही चलता है, लेकिन यदि कभी एक्सीडेंट होता है तो कोई भी आदमी नहीं बचता। आज 1 करोड़ में से 1 एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट होता है तो कोई भी नहीं बचता। लेकिन अपन ईसीजी जब करते हैं, मैं आपकी मेडिकल की भाषा में, उसमें जब तक अप एंड डाउन नहीं लकीर हो तब तो नहीं माना जाता कि वाइब्रेंट है। तो जिंदगी भी वैसी ही चलती रहती है। बिल्कुल। तो मैं अपने स्टूडेंट को यही चीज सिखाता हूं कि बड़ा दिल बनिए, दूसरों के लिए सोचिए, तो बहुत ह्यूमन बीइंग हो पाते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे डॉक्टर किसी भी पेशेंट को एज ए पेशेंट ही ट्रीट करते हैं, मतलब जुड़ाव की कमी होती जा रही है। हाँ, ये आज की जनरेशन में थोड़ी सी है, क्योंकि नजरिया दूसरा हो गया है अभी, कि यदि हम बात करें तो एक्चुअल में ये चीज फील करते हैं अभी कि जितने नए जनरेशन के जो डॉक्टर आ रहे हैं उनमें पेशेंस की कमी है। उनको कुछ कर गुजरने की जो रहती है इच्छा, वो नहीं रहता। उनको लाइफ गुजारनी है कि सवेरे 9 बजे आना है और शाम को जो है 5 बजे चले जाना है, या फिर कहीं भी जाना है तो 5 हॉस्पिटल जाना है। तो ये इस टाइप की है। तो इसमें लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने अभी भी आज भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं भी इसमें नाम कमाना है, बड़ा डॉक्टर बनना है, अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ करना है। प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। आप देखिए इंटर्नशिप में 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे सरकारी कॉलेजों में उनसे इंटर्नशिप में काम लिया जाता है। हाँ, ये भी है कि ये चीज रहता है, लेकिन अभी आजकल एनएमसी ने रूल चेंज कर दिया। अब 8 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते, लेने वाले ही लेते हैं। दूसरी बात की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वालिटी पे इसका क्या असर आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से कई सारे मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं? हाँ, ये तो देखिए, मेडिकल कॉलेज का एक स्टैंडर्ड, एक सर्टेन नाम से जिसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसके दो चीजें हैं। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक निगेटिव पॉइंट भी है। यदि हम ओवरऑल पॉपुलेशन डॉक्टर रेशियो देखें तो हमको 1:1000 करना है, वो अभी तक नहीं हुआ इंडिया में। तो इसके लिए अभी 76,000 डॉक्टर की और जरूरत है, कि जब 1000 में से 1 डॉक्टर रहेगा। और दूसरा इसका निगेटिव चीज ये हो रही है कि आज जो है डॉक्टर भी जो है वो एकदम प्रोफेशनल रेस में दौड़ रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा डॉक्टर बन रहे हैं कि आज डॉक्टरों की अहमियत कम होते जा रही है। तो ये दोनों चीजें हैं कि एक तो पॉपुलेशन को इतनी जरूरत भी है डॉक्टरों की, क्योंकि आज सब डॉक्टर, ऐसा लगता है हम रायपुर में बैठे हैं तो ऐसा लगेगा कि रायपुर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन आज एक गांव प्लेस में चले जाइए या तहसील प्लेस में चले जाइए, वहां आपको 4 डॉक्टर से ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो ये डॉक्टरों को बेसिकली गवर्नमेंट करना चाहिए कि डॉक्टरों को मोबिलाइज कैसे करें बड़ी सिटी से गांव एरिया में जहां जरूरत है। लेकिन वही नहीं हो पा रहा। बहरहाल होता ऐसा था पहले जब आप बच्चे रहे होंगे कि किसी शहर में, किसी गांव में डॉक्टर और इंजीनियर होना एक गर्व की बात हुआ करती थी। किसी गांव में अरे इसका लड़का इंजीनियर है, इसका लड़का डॉक्टर है। इंजीनियरिंग संस्था की क्या स्थिति आप भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल। मेडिकल कुछ अछूता सा है, लेकिन आपको लगता है कि मेडिकल सेक्टर में भी वही स्थिति बनने जा रही है जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर? इंजीनियरिंग और मेडिकल में थोड़ा डिफरेंस है। इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियरिंग इसलिए थोड़ा सा डाउन गया क्योंकि वहां मैकेनिक्स या जो आपने भी मूवी देखी होगी, मूवी देखने का शौक है कि नहीं आपको? हाँ, है ना। तो उसमें जैसे एक जगह वो है कि बच्चा पैदा होता है तो या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल, यही एक समाज की सोच थी पहले, समाज की सोच थी। तो मैं वही बता रहा हूँ, यदि बात करें इंजीनियरिंग और मेडिकल की तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज जो होती है, इंजीनियरिंग की जो रहती है ना, ये मशीनों ने उसका रोल काफी अदा कर दिया। जो पहले जो 400-500 लोग मजदूर काम करते थे, आज एक मशीन कर देती है। जहां पे इंजीनियर की जरूरत होती थी, मशीन कर दी। लेकिन डॉक्टर्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स को तो आपको दिखाने की, तो अब तो रोबोट आ गए, आप खुद बोल रहे हैं रोबोट आ गया, बट रोबोट असिस्टेड होती है, रोबोट खुद से ऑपरेट नहीं करता। रोबोट को भी डॉक्टर जो है ऑर्डर करता है कि नहीं भाई ऐसा करो तो होगा करके।
और इसमें चैट जीपीटी कितना चुनौती पेश करेंगे आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर में बिल्कुल चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि मैं अभी देख रहा था, चाइना का वीडियो देख रहा था, मैं अभी जो इजराइल का वीडियो देख रहा था, तो इसमें तो यह है कि डॉक्टर लेस जो है वो हो रहा है, बट फिर भी ये फील्ड इतनी ज्यादा, इस फील्ड में क्या है कि इतनी ज्यादा एनामलीज है, मतलब इतनी ज्यादा वेरिएंट्स हैं कि सर्जरी या कोई भी बीमारी एआई को पकड़ना अभी भी मुश्किल है। वो डॉक्टर की इंटेलिजेंस के ऊपर होती है, उसके एक्सपीरियंस के ऊपर होती है। गाड़ियां चल रही है विदेशों में, आपने बिना डॉक्टर के अब एआई भी, बट ये हेल्थ की बात है ना। आप ये क्या होता है कि आप उसमें देख सकते हैं, बट इसमें यह है कि बुखार, हाँ नहीं बिल्कुल, बट एक बुखार हुआ तो बुखार के करीब करीब जो है टाइप्स जो होते हैं वो 250 टाइप के होते हैं बुखार, कि किस कारण से होते हैं, तो ये चीज पकड़ना मुश्किल है। तो इसमें डॉक्टर को रिप्लेस करना एआई को अभी आज के दिन में मेरे को ऐसा लगता है 10 साल तक पॉसिबल नहीं है, चुनौती पेश करेगी, लेकिन चुनौती बिल्कुल पेश करेगी। सफलता का मूल मंत्र क्या मानते हैं आप, जो आप तक आप यहाँ तक पहुंचे हैं? सफलता का मूल मंत्र होता है कि एक विजन, एक गोल सेट करना और एक एम डिसाइड करना जिंदगी में, और उसके बाद मैं हमेशा जो है 4C 4D को मैं फॉलो करता हूं। 4C होता है, एक होता है कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, और 4D में होता है डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, और मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में करता हूं, और करेज। तो मैं रिस्क काफी उठाता हूं, मैं विजन देखता हूं, मैं सपने सेट करता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में वो होती है ऑनेस्टी, कि ऑनेस्ट होना, चाहे वो आपके लिए, अपने लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे आप समाज के लिए हो, चाहे आप पेशेंट्स के लिए हो। तो ये जो चीजें होती है ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी मेरी लाइफ में मैं 4C और 4D ये हमेशा करता हूं, और मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं रिस्क बहुत लेता हूं। आज भी मैं बहुत लोन में बैठा हुआ हूं क्योंकि इतना सब करके, लेकिन मैं हिम्मत बहुत ऑनेस्टी रखता हूं। और बाकी तो देखिए सब देता है, यदि आप निष्पक्ष भाव से यदि आप दोगे तो रिटर्न आती है एक समय के बाद में। व्यवस्था है कि कोई भी बड़ा संस्थान बिना लोन के चलता ही नहीं। अगर आप अडानी अंबानी को भी देखें तो उनका भी अगर निकाला जाए रेशियो तो बहुत बड़ा रेशियो निकल के सामने आएगा। तो ये तो एक व्यवस्था का पार्ट है, बिना उसके तो आप इतना बड़ा एम्पायर भी खड़ा नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स और ईडी आईटी सब आपके पास आके ही बैठे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये है कि हाँ इतना लोन है कि एक बार आदमी सोचता है कि यार यहाँ पे है ना, आपने रिस्क उठाया, तो आपने बिल्कुल छत्तीसगढ़ को दे पाए। बिल्कुल। और रजत वर्ष है ये छत्तीसगढ़ का 25 साल का ये सफर, उसमें एक बालाजी का बड़ा योगदान है हेल्थ सेक्टर में, ये तो आप मानेंगे? आप मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और अभी एक अच्छा वो है कि सेकंड मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है, और वहां जो 750 बेड का हॉस्पिटल बना है उसको हम काउंटरलेस कर रहे हैं। मतलब ये इंडिया का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा जो काउंटरलेस होगा। जैसे सत्य साई है पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी, बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए काउंटरलेस है, ये वैसे ही कर रहे हैं 750 का, क्योंकि समाज ने जब इतना दिया है तो हमको समाज को कुछ लौटाना भी। तो वहां पे ओपीडी, सोनोग्राफी, सीटी, एमआरआई सब फ्री होगा, है ना। ये ऐसा डिजाइन किया हुआ उसको कि बच्चों की जो फीस है और खासकर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो आईपीडी में रहते हैं, ये वैसे ही करें। और एक्चुअल में रखा है हाँ यहाँ पे भी है, यहाँ पे लेकिन महिलाओं की डिलीवरी है, पहली बिटिया होगी तो उसके लिए भी आपने ये काफी कुछ कर रखा है। ये इंडिया का सबसे पहला जो है बड़ा मैंने प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है। मैंने प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल में ये हमने 2018 से ये चालू किया, आज 7 साल हो गए, और 1500 बेटियां पैदा हुई है जो 3 महीने पहले। अभी तो मेरे ख्याल से ज्यादा हो गई, 1600 करीब हो गई होंगी। और जिनका चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, हमने 1 रुपए भी नहीं लिया, इनफैक्ट दवाइयों के भी पैसे नहीं लिए हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब मैं राउंड में जाता था तो मैं देखता था जिनके बच्चे, जिनके बेटे हुए, उन माताओं, वो उनकी माताएं चहकती रहती थी, और जिनकी बेटियां हुई उनका थोड़ा मुंह लटका रहता था। मैंने ये पर्सनली फील किया। तो ये स्कीम करने के बाद में उल्टा हो गया। तो ये स्कीम किया सिर्फ और सिर्फ माताओं के चेहरे की मुस्कान देखने के लिए, जस्ट टू सी द स्माइल ऑफ हर फेसेस। तो ये जो चीज है, बाकी आपके पैरेलल जो भी आपके कॉम्पिटिटर है, तो सर क्या कर रहा है देवेंद्र नायक? कुछ भी किए जा रहा है, ये फ्री में इलाज, बच्चियां हो रही है, तो वो तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो आपको दिल को कचोटी होंगी, कुछ तो बातें आई होंगी। नहीं, ऐसा बातें आई है तो मेरा तो एक ही आंसर होता है भाई, जब गवर्नमेंट में, एम्स में और यदि मेकाहारा में यदि फ्री हो रहा है
प्रॉब्लम नहीं है। सरकारी ट्रैक्टर तो प्राइवेट, तो आप इसको वैसे समझिए, क्योंकि मेरा तो एम ही यही है कि मेरे को बड़े लेवल पे जाके, क्या होता है कि आप 200-250 बेड का हॉस्पिटल आप चला सकते हो पैसे लेके, लेकिन आपको यदि मान लो 1000 बेड का हॉस्पिटल, 1500 बेड का हॉस्पिटल चलाना है, तो लोगों को कुछ ऐसा चीज करनी पड़ेगी जिसमें कि लोग अपने आप से आए। मुझे लगता है आपने जो इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आप देखिए कि जो रेशियो है मेल फीमेल का इंडिया में अभी भी काफी चुनौतीपूर्ण है, और छत्तीसगढ़ एमएमआर के लिए, आईएमआर के लिए बहुत पहले से ही मतलब उसका रेशियो बहुत ही खराब था। अभी धीरे धीरे सुधरा है। मुझे लगा छत्तीसगढ़ के अगर हेल्थ सेक्टर की बात होगी 25 साल में, तो बालाजी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान तो माना ही जाएगा। बिल्कुल, बिना बालाजी के अधूरा सही लगेगा। बिल्कुल, स्वास्थ्य क्योंकि आज रायपुर में जितने हॉस्पिटल्स की बेड की संख्या है उतना अकेले बालाजी की है, और फिर बाकी भी। तो बिल्कुल, और कुछ इनिशिएटिव लिया है और इससे लोग सीखते भी हैं, और ये इनिशिएटिव इसलिए भी रहेगा कि इससे लोग देखें, पूरे इंडिया में लोग सीखें कि ठीक है बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना अपनी लेवल पे है वो करना चाहिए। क्योंकि हम जो है आज जो भी है ये समाज ने दिया है, ये कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है कि हमारे पास में पेशेंट आ रहे हैं या जो भी है आ रहे हैं। भी आप अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छे वो रहेंगे। कभी बोला नहीं कि क्या कर रहे हो, कुछ पैसे आ जाते। हाँ, ये इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी वाइफ ने या मेरी टीम ने कभी भी जो मैं डिसीजन लेता हूं, कभी भी कुछ भी चीज नहीं बोलते, वो बोलते नायक सर ने डिसीजन लिया है तो सही ही होगा और करना है। जब इतना हो गया, आज हम तो कहाँ थे, मैंने कुछ भी नहीं था, एक जगह से नौकरी से चालू किया था। 2004 में 3000 रुपए मिली थी, नहीं पहले लाइफ वर्थ में था, तो पहले महीने की सैलरी 3000 रुपए थी, वहां से चालू किया और आज 21 साल में यहाँ है। तो कुछ चीजें तो है जो ये सब चीजें हैं जो रिटर्न करती है। चलिए, अब तो आप कॉर्पोरेट हो चुके हैं। कॉर्पोरेट भी है और कॉर्पोरेट चैलेंज भी आपके सामने। अब तो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आपको भी मालूम है कौन कौन से हॉस्पिटल आए, चुनौतियां दिख रही है सामने। नहीं, क्योंकि हमारा लाइन अलग है, अब हम चैरिटेबल जैसे हो गए हैं, ये चैरिटेबल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो गया है। तो चैरिटेबल बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है, सालों की पहचान लगती है, लोगों का विश्वास लगता है। आज यदि आप 2 दिन के लिए फ्री भी कर दे तो लोगों को समझ में आता है ये बिजनेस है। यदि आपको कुछ करना है, दिल से करना है, तो आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। जैसे ये बिटिया वाली स्कीम है, आज हम जो है 7 साल से छोड़े नहीं और ये जिंदगी भर चलेगी। मेरी बिटिया नहीं है। बिल्कुल, मैंने अपने वाइफ को देखा तो कोई ऐसा नहीं, मतलब ये है कि ये एक्चुअल चीज है जिसको समाज को। देखिए कि भारत फाइट कर रहा है फीमेल मेल रेशियो को लेकर। पंजाब और बाकी राज्यों में तो बहुत ही बुरी स्थिति है, 891,000 पर 891 बच्चियां हैं। तो इस पहल से, इस इनिशिएटिव से आपको नहीं लगता कि ये रेशियो में बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है? हाँ, नहीं, इससे रहेगा। और बाकी गवर्नमेंट की भी बालिका शिक्षा, बेटियों को लेकर सरकार बहुत काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रेशियो तो बराबर होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, जो कि ऊपर वाला दिया है, नेचर ने दिया है कि 50-50 का। तो बिल्कुल इससे तो पहल मिलेगी। और इससे गवर्नमेंट की पीएनडीटी एक्ट है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जो कानूनन जो है काफी ज्यादा अच्छी हो रही है। अब ये चीजें है कि लोगों को सोच भी बदलना पड़ेगा। आज के दिन में तो बेटियां ज्यादा अच्छी है बेटों से, क्योंकि क्या है, आज आप जब भी देखिए, आप जितना भी आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी जरूरत पड़ी है माता पिता को तो बेटियां ही आगे आ गई है। तो ये लोगों को तो सोच अब बदलना पड़ेगा, वो पुराने जमाने जैसा अब नहीं रह सकते, अब नया भारत। बात करें आपका हॉस्पिटल की, जैसे आपने ट्रांसप्लांट भी किया बहुत सारे, जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुआ। तो बेसिकली मैं ये हॉस्पिटल जब खोला था ना 2009 में, तो मेरा एम ही यही था कि मेरा खुद का हॉस्पिटल हो तो मैं लीवर ट्रांसप्लांट कर पाऊं। और मुझे मालूम था छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे लीवर ट्रांसप्लांट करना, और पहला लीवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में हमने किया 2016 में। जब लोगों को सपना लगता था कि भाई यहाँ भी लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। क्या होता है, बॉडी की सबसे बड़ी सर्जरी होती है लीवर ट्रांसप्लांट। करीब करीब 12 से 18 घंटे की सर्जरी होती है। एक का लीवर जो है 40 से 50% लीवर जो है वो दूसरे में लगाना पड़ता है, 5 जगह एनास्टमोसिस करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा इंजन चेंज कर रहे हो। लीवर जो होती है इंजन होती है शरीर की। तो जब ये पहला लीवर ट्रांसप्लांट हमने यहाँ पे किया, तो मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में करीब 22 दिन रुका। पेशेंट ठीक हुआ, सब अच्छा हुआ। मैं पहले भी जब स्टार्टिंग में भी था, जब हॉस्पिटल था, तो मैं 30 में से 20 दिन तो मैं हॉस्पिटल में ही रुकता था। मैं पेशेंट को बड़े बड़े मैंने केस ऑपरेट किए। मैंने विश्व का जो है दूसरे नंबर का केस किया कि जिसको कि विपल्स बोलते हैं, जो साइटस इन्वर्सस में था। तो मैं जब केस करता था, तो यहाँ पे जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरे पास बहुत सारी चैलेंजेस थी।
यहाँ अच्छे स्टाफ नहीं मिलते थे, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते थे। इवन बेहोशी के लिए डॉक्टर, मेरी सर्जरी चलती थी 12 घंटे 13 घंटे की, जो विपल्स होती थी पूरे पेट, आधा पेट निकालना पड़ता था, जो इसोफेगस चेंज करना पड़ता था, जिनको खून की उल्टी, उनका तिल्ली निकाल के दूसरा नस को जोड़ना पड़ता था किडनी में। तो उस समय अच्छे स्टाफ, तो मैं खुद ही रुक जाता था, ऑपरेट करता था, बाजू में मैं लेट जाता था उसको 7-7 8-8 दिन तक या 5-5 दिन तक, जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो। ऑपरेशन चले उधर आप लेटे हुए बाजू में? नहीं, मतलब ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑप में तो मैं वहां पे लेट जाता था, उनको देखभाल, क्योंकि शुरुआत में सिखाना पड़ा लोगों को काफी ज्यादा। तो मैं तो करीब करीब जो है मेरी 7 से 8 साल तो ऐसी गुजरी, हॉस्पिटल में ही मेरी जिंदगी गुजरी। आपने सोचा कि नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जो स्टाफ की चुनौती है वो खत्म हो जाएगी? नर्सिंग कॉलेज मेरा बनाने का ध्येय यही था। मैंने उसको पैसे के लिए नहीं बनाया था मैंने, और पहला बैच जो है मेरे यहाँ के पूरे स्टाफ थे, सबको मैंने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवाया, पहला बैच, दूसरा बैच, तीसरा बैच, कि ये क्या है कि कम से कम सीखे तो सही करके। तो एक ध्येय जो रहता है ना, यदि आपका बहुत अच्छा रहे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी बात चल रही थी ट्रांसप्लांट की, तो अपन जो है लीवर ट्रांसप्लांट जो है हम लोग जो किए 2016 में, जो कि पहला लीवर ट्रांसप्लांट था। यहाँ लोगों को एकदम विश्वास नहीं था कि यहाँ लीवर ट्रांसप्लांट हो पाएगा। और मैं एक चीज और करता था कि मैं जो भी करता था उसके बाद ना मैं मीडिया में और मैं सब कुछ, और मैं आम लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश करता था, कि डॉक्टरों के बीच ही न रह के आम आदमी लोग के बीच में ही पहुंचे, ताकि उनको ये लगे कि भाई एक विश्वास हो कि यहां भी हो सकता है। तो वैसे ही है, अभी यहाँ 100 से ज्यादा हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर लिए, हमने यहाँ 17 लीवर ट्रांसप्लांट कर लिए है। तो ये सब उपलब्धियां हैं जो अब तो ट्रांसप्लांट रूटीन हो गया, अब महीने में 2 से 3 ट्रांसप्लांट होते हैं। तो अब तो ये क्या, ये सब उपलब्धियां हो गई है कि लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, ये सब चीज यहाँ पे हो रहे हैं, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और उससे भी अच्छा, हम तो ट्रांसप्लांट जो है आयुष्मान कार्ड से करते हैं, मतलब जिनको जरूरत है उनको 1 रुपया खर्चा नहीं होता और हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये तो सबसे अच्छी चीज है, जो भी है आयुष्मान कार्ड से हमको पैसे मिलते हैं, क्योंकि हमारा फिर अगेन वही है कि हमको बढ़ाना है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ाने हैं, प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखना है। इनोवेशन और रिसर्च बेस अगर मेडिकल की बात की जाए, क्योंकि रिसर्च काफी होता है, उस पर आप किस तरह का देख पा रहे हैं? अभी हम लोग, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो है डेवलप कंट्री से पीछे इसीलिए है क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते, और रिसर्च करते भी है तो जबरदस्ती का करते हैं, मतलब एक प्रेशर में करते हैं कि नहीं भाई ये थीसिस है या रिसर्च करना है क्योंकि हमको डिग्री चाहिए। तो अभी हम 2 लाख स्क्वायर फीट का रिसर्च लैब बना रहे हैं, जो कि सेंट्रल इंडिया का पहला होगा, और उसमें हमको जो है यहाँ पे ये एंडेमिक एरिया है सिकल सेल का, दूसरा ये एंडेमिक एरिया है आपके बस्तर और सरगुजा की यदि हम बात करें तो वहां के जो है एनीमिया का, और यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे एंडेमिक है, तो उसमें रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे किडनी को लेकर काफी हैवी मेटल, हाँ हैवी मेटल के कारण जो किडनी जो डैमेज हो रहे हैं, तो हम जो है 2 लाख स्क्वायर फीट का डेडिकेटेड रिसर्च लैब बना रहे हैं, जो कि 2027 को, मार्च 2027 को कंप्लीट हो जाएगा। और एक यूनिक रिसर्च लैब होगा जिसमें कि 12 पीएचडी रहेंगे, और यहाँ के रिसर्च जो है ये पूरे जाएंगे। और दूसरा ये पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल में, क्योंकि बिना रिसर्च के आपकी पहचान एरिया में तो होती है बट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक नहीं हो सकती। में भी पब्लिश होगा, बिल्कुल सबकी नजर तो वो इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, क्योंकि हमारा एम इसको इंस्टीट्यूट बनाने का है। मेरा एम तो ये था कि मैं सीएमसी वेलोर जैसा बनाऊं, जिसको आज मैं बना दिया हूं, क्योंकि सीएमसी वेलोर में जो खर्चे हैं और आज हमारे यहाँ जो खर्चे हैं और जो फैसिलिटी हो लगभग बराबर। अच्छा, वैसी होती है कि वेल्लोर की तरह की फैसिलिटी है बालाजी में? बिल्कुल। तो ये और उतना पैसा उतना कम पैसे में। मेरे पास भी कई बार फोन आता है कि बालाजी हॉस्पिटल कैसा है, कभी झारखंड से आ जाता है, कभी और बाकी राज्यों से। बिल्कुल उनको लगता है कि वेल्लोर में जो फैसिलिटी है वो यहाँ फैसिलिटी बिल्कुल, और हमारा एम भी यही है, और 2-3 साल में हम सीएमसी वेल्लोर के समकक्ष हो जाएंगे। ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं? फैसिलिटी वाइज जो डिपार्टमेंट वहां है, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टेब्लिश कर रहे हैं। आज जैसे 440 डॉक्टर फुल टाइम बड़े डॉक्टर जो स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी वाले, आज 440 डॉक्टर है यहाँ पे, उतने डिपार्टमेंट है, हम उतना रिसर्च भी कर रहे हैं। अभी हम उनसे रिसर्च में पीछे हैं, उनसे अभी जो हम पीछे हैं वो थोड़े से कुछ डिपार्टमेंट है जैसे रिमेटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब चीज, तो ये सब हम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो ये सब हम डेवलप कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 साल में ये सीएमसी वेलोर हो जाएगा, रेट वही रहेगा, चार्जेस वही रहेंगे, सब कुछ फैसिलिटी वही रहेगी, और ये रायपुर में रहेगा। निश्चित तौर पर ये एक मील का पत्थर भी साबित होगा वेल्लोर में जो फैसिलिटी है, क्योंकि अधिकतर लोग या मेट्रो सिटी जाते हैं या वेल्लोर चले जाते हैं। अगर वेल्लोर की तरह की फैसिलिटी होगी तो लोग यहीं पे पहुंचेंगे। चलिए, ये तो आपके एक
मेडिकल प्रोफेशन और किस तरह से आप काम करें उसको लेकर, अगर पर्सनल हॉबी की अगर बात की जाए, इतने व्यस्त दिनचर्या में आप क्या क्या कर पाते हैं? देखिए, मैं जब स्कूल लाइफ में था तो टीटी और चेस का मैं स्टेट लेवल प्लेयर था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सब छूट जाता है। उसके बाद अभी मेरी जो हॉबी है वो मेरे को बहुत ज्यादा, मैंने एक तो सिंगिंग तो अच्छा लगता है, दूसरा हेल्थ पे मैं ध्यान देता हूँ, जिम भी अच्छा लगता है कि ये है, और मेन हॉबी जो है ना वो पढ़ना रहता है कि लोगों का जो है, जो बड़े बड़े लोगों की जो जीवनी है वो मैं पढ़ता हूँ कि कैसे उनका संघर्ष रहा, कैसे स्टेबल करते हैं, कैसे सिस्टम बनाते हैं। किसी की जीवनी जिसने आपको काफी प्रभावित किया हो? मैंने देखिए क्या है, स्टीव जॉब्स का जीवनी पढ़ा था मैंने तो थोड़े लेकर बहुत सारी कहानी। बिल्कुल अपनी कंपनी से निकाले भी गए थे वो। हाँ, मैंने वो इतना वो एजुकेटेड भी नहीं, हाँ उसने वो एजुकेटेड भी नहीं थे, और उसके बाद में मतलब इतना है। तो बहुत सारे लोगों की है जीवनी मैंने पढ़ा, मैंने है ना एपीजे अब्दुल कलाम जी की पढ़ा, कि ये सब लोगों को ना कुछ अलग लिख से हटके करने का एक जुनून रहता है कि आपको ना समझेगा, आपको अपने बारे में नहीं सोचना है ना, आपको सोचना है कि यार कुछ अलग करके जाना है। आते तो सभी है, पैदा सभी होते हैं, मरते सभी है, लेकिन कुछ अलग करके जाना है। तो ये सब चीज है कि बहुत सारी, मैंने जब भी ये होता है तो मैं इसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उनके एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल जो रहते हैं वो याद रहते हैं। बीएस मूवी देखिए। बिल्कुल। उसमें जो एक टच को लेकर बात कही गई है कि पेशेंट की आधी बीमारी तो डॉक्टर के छूने से ही गायब हो जाती है। बिल्कुल। उस पे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये 100% सही है कि आप जो है पेशेंट को, आप यदि अच्छे से बात करते हैं, आपका ऑरा होता है, आपको पेशेंट को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको एक, लेकिन क्या होता है कई बार ऐसा रहता है कि मेडिकल साइंस एडवांस है, बट कुछ चीजें जो होती है बियॉन्ड द मेडिकल साइंस भी होती है, तो उसको भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। खुद म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, म्यूजिक थेरेपी भी है एक। उससे भी काफी कुछ रिलीज होता है लोगों का टेंशन। बिल्कुल। उस पैरेलल जो थेरेपी जो इन दोनों काफी चर्चा में, उसको आप कितना मानते हैं? पैरेलल थेरेपी का रोल तो रहता है, बट ये है कि आजकल इतना है कि मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया ना कि हमारा काम होता है डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट देना, बॉडी का काम होता है रिस्पांस करना, वहां पे पैरेलल थेरेपी आपकी काम आती है। तो अगर बीमारी ना हो और अगर व्यक्ति को अगर अपना लाइफ स्टाइल सही करना हो, तो आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, इसमें 3 चीज है जो आपके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो जबान पे परहेज रखिए, बोलने में और खाने दोनों में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, आप टेंशन लेस रहिए। वैसे तो इस जमाने में कोई टेंशन लेस नहीं रह सकता, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो गीता का सार है ना, जो आज आपका था वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, उस पर तो कोई बस है नहीं, और समय बीत जाता है। समय कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो समय चला जाता है। वो वैसी वाली चीज है कि आज जो है समय है वो बीत जाता है। और तीसरा ये है कि आपको हेल्थ के अपने को बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा आपको देना है, क्योंकि ना आपका पैसा साथ में चलेगा, ना आपकी फैमिली साथ में चलेगी, ना आपके यार दोस्त साथ में चलेंगे। यदि आपके साथ में यदि चलना है तो आपका हेल्थ है। हम तो यहाँ देखे हैं, बड़े बड़े आदमियों को देखे हैं, बड़े बड़े व्यक्तित्व को देखे हैं जिनको पैरालाइसिस होके यहाँ पे पड़ा हुआ देखे हैं। जो परिवार, यार दोस्त सब जो है वो 15-20 रहते हैं, फिर धीरे धीरे चलो 3 दिन में आता हूँ, 5 दिन में आता हूँ, ये ऐसी चीज होती है। तो आपके पास में जो सबसे बड़ा जो धन है आपके पास में, वो आपका शरीर है। यदि आप शरीर को स्वस्थ रखोगे तो आप जिंदगी भर चलोगे, क्योंकि लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ साथ देता आपका शरीर। तो 1 घंटा आपको शरीर को देना जरूरी है, चाहे जिम हो, योगा हो, एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो, तो ये सब चीज करना जरूरी है। और एक बार यदि आप किसी बीमारी में फंस गए, शुगर या ब्लड प्रेशर, तो उसको लापरवाही से मत लीजिए कि अपन सोचते हैं कि यार क्या होगा, वो मत देखिए, क्योंकि यही चीज है जो आपकी जिंदगी भर साथ में चलनी है। कि डायबिटीज और जो बाकी बीमारियां वो घर करती जा रही है, मतलब अगर केसेस देखा जाए काफी अधिक है, चाइना से भी काफी ज्यादा है, और कई बीमारियों में तो नंबर 1 की पोजीशन। उसका रीजन अपने दादा परदादा को आप देखिए, पुरखों को देखिए, जो खाना वो खाते थे आज भी हम वही खाना खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन आज उनकी जो रनिंग थी
जो 50-50 किलोमीटर पैदल चलते थे, जो एसी में नहीं रहते थे, जो सवेरे जो है 3-4 बजे उठ जाते थे और शाम को 7 बजे सो जाते थे, वो दिनचर्या अब क्या हो गई है, बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई है। आज हम तो है 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं चलते दिन भर में। अब देखिए कार हो गई है, बाइक हो गई है, एसी में रहते हैं, है ना, और खाना वही खाते हैं, तो कैलोरी जो जितनी ज्यादा जा रही है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो बेसिकली क्या है, वेस्टर्न कंट्री को आप देखो, वहां डायबिटीज इतने नहीं है। उसका रीजन ये है कि उनकी डाइट प्रोटीन डाइट है। उन्होंने हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। हाँ, अर्ली मॉर्निंग वो लोग राइज करते हैं, जल्दी उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, एक्टिविटी होती है वो लेते हैं और प्रोटीन डाइट लेते हैं। उन्होंने डाइट में चेंज किया। हमारा हम कार्बोहाइड्रेट, और ये ब्लू जोन वर्ल्ड वाइड इस पर चर्चा हो रही है कि वहाँ ब्लू जोन में रहने वाले लोग एक्सरसाइज, खान पान उबला हुआ खाते हैं, बहुत तला भुना हुआ नहीं खाते, एक्सरसाइज में बहुत फोकस करते हैं। 120 के आसपास उनका एवरेज एज हो गया है। बिल्कुल ये वाली चीज है। इसमें सिंपल सा फंडा यही है कि आप जितना खाए ना उससे ज्यादा आप जीते हैं, क्योंकि वहां पे हर चीजें सिस्टमेटिक है। सेकंड अगर 1 सेकंड ट्रेन लेट हो गई तो वहां की पूरी व्यवस्था बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेस मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीजें मायने रखती है। बात इस पॉडकास्ट के आखिरी में डॉक्टर साहब जो आप रखना चाहें, कुछ छूट सा गया हो। हाँ, मैंने ये है कि देखिए मैंने यदि आम पब्लिक को बोले तो देखिए क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका मरीज ठीक ना हो, क्योंकि आज यदि उसका मरीज ठीक होगा तभी उसके पास दूसरे पेशेंट आएंगे। उसका पेशेंट यदि ठीक होता है तो डॉक्टर की हमेशा मंशा ये होती है कि वो जितना जी जान से आपको दे सके आपके हेल्थ के लिए वही देता है। लापरवाही बोलते हैं, बट कोई भी डॉक्टर लापरवाही नहीं कर सकता। लापरवाही की एक लिमिट होती है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आज तो मेरे पास में कोई पेशेंट आता है तो मैं तुरंत उसका सीटी करा सकता हूँ, एमआरआई करा सकता हूँ, उसको ऑपरेशन में ले सकता हूँ, उसको वेंटिलेटर पे रख सकता हूँ। लेकिन आप यही सोचिए कि सरगुजा में या बस्तर में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, ना उसके पास सीटी होता है, ना उसके पास एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, ना जांच की होती है, फिर भी यदि वो आपको ट्रीट कर रहा है कहीं का भी डॉक्टर, तो वो अपनी काबिलियत से अच्छा कर रहा है वो। और मेरे पास में यदि वो 100 पेशेंट देख रहा है तो मेरे पास में सिर्फ वो 5 पेशेंट ही आएंगे कि इतने बड़े में, लेकिन 95 तो वहां ठीक हो रहे हैं। तो आप समझिए डॉक्टर की भी लिमिटेशन होती है। डॉक्टर भी जो है वो ह्यूमन बीइंग होता है और कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज ठीक ना हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली के अलावा यदि आपका कोई हित चिंतक है तो वो आपके गुरुजी और डॉक्टर्स है, क्योंकि डॉक्टर्स की तो लाइफ उसमें बनी रहती है। कोई भी अच्छा डॉक्टर रहता है वही बड़ा बनता है। छोटा डॉक्टर को तो वैसे ही समाज नकार देगा कि यार इसका तो ट्रीटमेंट ही अच्छा नहीं, इसके पास क्यों जाऊं। तो कभी भी डॉक्टर से जैसा लगता है कि मैं जो सुनता हूं, जो आजकल जो चीज होती है कि भाई ये लापरवाही हो गई, वहां पे अस्पताल में तोड़फोड़ हो गया, ये हो गया। आजकल कानून तो नॉन अवेलेबल बना दिए हैं, सब अच्छा है, बट डॉक्टर जैसी जो हमेशा ये चाहता है, क्योंकि वो उसको चाहे अनचाहे भी वो आपका हित नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक अलग भाव रखिए कि एक मजबूरी होती है और डॉक्टर की भी अपनी लाइफ होती है, वो भी ह्यूमन बीइंग होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप हमेशा हेल्दी रहिए, क्योंकि आपका शरीर ही है जो आपको लास्ट दिन तक साथ देगा। आपका पैसा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके यार दोस्त, ये लास्ट तक नहीं चलते हैं। जो चलता है वो आपका हेल्थ चलता है। तो हेल्थ के लिए आप 24 घंटे में से 1 घंटा निकालिए, टेंशन लेस जिंदगी आप जिए, क्योंकि ऐसा है कि स्ट्रेस लेने के लिए बहुत सारी चीज है, बट चलता है, ठीक है, चलता है, ये वर्ड ज्यादा यूज करिए लाइफ में। और कंपैरिजन मत करिए किसी से, कि कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ टेंशन देता और कुछ नहीं देता। तो मेरी जो है एक सलाह यही है। और हेल्थ के लिए हमेशा पैसा बचा के रखिए, चाहे इंश्योरेंस करा के रखिए, चाहे आप पैसा बचा के रखिए, क्योंकि हेल्थ को हमेशा एक जो है इमरजेंसी पे आती है। और हेल्थ पे मैं तो ये बोलता हूं कि आप इंश्योरेंस करा के रखिए जो भी है, और हेल्थ को आप प्रायोरिटी दीजिए, जो कि नहीं देते हैं लोग जो है आज मॉल घूमने चले जाते हैं, आज पैसा लेके 3000 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो 3000 का साल भर का इंश्योरेंस नहीं करा सकते। तो आपको हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है, इंश्योरेंस करा के रखिए या हेल्थ के लिए पैसा बचा के रखिए, क्योंकि ये जो चीज है ये विपत्ति होती कभी भी हो सकता है, जिसको कोई नहीं जानता। आज हम जा रहे हैं, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब किसी को कौन सी बीमारी हो जाए, किसी फैमिली को क्या बीमारी हो जाए। तो हेल्थ को प्रायोरिटी से बना के रखिए, हेल्थ के लिए हमेशा पैसा बचा के रखिए, यही चीज जो है वो आपके काम आएगी। फिर कहा यह भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। चलिए
तो मैं कुछ चंद लाइनों के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहूंगा। मरीजों के दुख को अपना मान उन्होंने दिल से सुना, हर आहट में आशा ढूंढी, हर आंसू का दर्द बुना। डॉक्टर, नर्स, विद्यार्थी सब एक परिवार बने यहां, उनकी दृष्टि से ही तो खिला संस्थान का हर एक जहां। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र नायक जी। और इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ में डॉक्टर देवेंद्र नायक जुड़े हुए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आरके गांधी पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी खास शख्सियत से चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।